नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के अंदर आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसके क्या कारण है। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूहेलो के प्रति वारेन हेस्टिंग्स की नीति की विवेचना कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कर रहा है रूहेलो के प्रति वारेन हेस्टिंग्स की जो नीति है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको रूहेलो के प्रति वारेन हेस्टिंग्स की नीति की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलासी के युद्ध के परिणामों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पलासी का युद्ध हुआ था, पलासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पलासी के युद्ध के परिणामों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किन राज्यों का अपहरण किया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुशासन के आधार पर जो डलहौजी है, डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किन राज्यों का अपहरण किया था। यहाँ पर दोस्तों चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किन राज्यों का अपहरण किया था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रणजीत सिंह की प्रारंभिक विजय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह की जो प्रारंभिक विजय है, यहाँ पर दोस्तों पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको रणजीत सिंह की प्रारंभिक विजय पर क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के महत्व एवं परिणाम की विवेचना कीजिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, यहाँ पर दोस्तों छठे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध के महत्व के बारे में बताना है और उसके परिणाम की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है, यानी कि अस्थायी बंदोबस्त की परिभाषा आपको लिखना है और अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रैयतवाड़ी प्रथा क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवाड़ी प्रथा क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सती प्रथा की समाप्ति में राजा राम मोहन राय के प्रयासों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा की समाप्ति में राजा राम मोहन राय के क्या प्रयास हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको नौवें क्वेश्चन के अंदर सती प्रथा की समाप्ति में राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बारे में बताना है, यानी कि राजा राम मोहन राय ने जो कार्य किया था सती प्रथा को खत्म करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय ने क्या प्रयास किया था, किस तरीके से सती प्रथा को खत्म किया था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड कैनिंग के पुलिस व्यवस्था में सुधारों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग के पुलिस व्यवस्था में सुधारों की विवेचना कीजिए। यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने जो पुलिस व्यवस्था में सुधार किया था, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको लॉर्ड कैनिंग के पुलिस व्यवस्था में सुधारों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड कैनिंग के शैक्षिक एवं न्यायिक सुधारों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग ने शैक्षिक एवं न्यायिक सुधार किया था। यहाँ पर दोस्तों 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया शैक्षिक एवं न्यायिक सुधारों की विवेचना करना है, यानी कि उसने जो सुधार किया था उन सुधारों के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड रिपन के शासन संबंधी सुधारों पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दोस्तों 12वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन ने शासन संबंधी सुधार किए थे। यहाँ पर दोस्तों 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको लॉर्ड रिपन के शासन संबंधी सुधारों पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में रेलवे निर्माण के उद्देश्य बताइए। यहाँ पर दोस्तों 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो रेलवे का निर्माण किया गया था उसके क्या उद्देश्य थे। यहाँ पर दोस्तों आपको भारत में रेलवे निर्माण के उद्देश्य बताना है कि भारत में रेलवे का निर्माण क्यों किया था और निर्माण करने के क्या उद्देश्य थे रेलवे को। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1813 ईस्वी से पूर्व की शिक्षा के स्वरूप की विवेचना कीजिए। यानी कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1813 से पहले की जो शिक्षा के स्वरूप थे, यहाँ पर दोस्तों आपको 1813
2013 ईस्वी से पूर्व की शिक्षा के स्वरूप की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सार्जेंट शिक्षा योजना की सिफारिशों को लिखिए। यानी कि जो सार्जेंट शिक्षा योजना है, सार्जेंट शिक्षा योजना की सिफारिश है, यहाँ पर दोस्तों आपको सार्जेंट शिक्षा योजना की जो सिफारिश है उसको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 16वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो भारत सरकार अधिनियम है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य धाराओं का उल्लेख करना है। यानी कि जो 1919 की मुख्य धारा है, यहाँ पर दोस्तों आपको 16वें क्वेश्चन के अंदर भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य धाराओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, इसके क्या उद्देश्य थे। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की और इसके क्या उद्देश्य हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की और मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जूनागढ़ सियासत क्या है, यह भारत में कब विलय हुई। यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जूनागढ़ सियासत है, जूनागढ़ सियासत क्या है और ये भारत में कब मिली। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जूनागढ़ सियासत क्या है और ये भारत में कब मिली। तो दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन एवं ब्रिटिश सत्ता की स्थापना पर एक पूर्ण टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था और जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई थी। यहाँ पे दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन एवं ब्रिटिश सत्ता की स्थापना क्या करना है, एक पूर्ण टिप्पणी करना है। यानी कि यहाँ पे इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश साम्राज्य को किस प्रकार संगठित किया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में किस प्रकार संगठित किया। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में किस प्रकार संगठित किया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलासी के युद्ध का विवरण दीजिए तथा उसका महत्व बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पलासी का युद्ध हुआ था, यहाँ पे दोस्तों आपको पलासी के युद्ध का विवरण देना है, यानी कि विस्तार पूर्वक बताना है और उसका महत्व बताना है कि पलासी के युद्ध का क्या महत्व है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश इंडिया कंपनी के साथ महाराजा रणजीत सिंह के संबंधों की विवेचना कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो इंग्लिश इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश इंडिया कंपनी के साथ जो महाराजा रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह के क्या संबंध थे। यहाँ पर दोस्तों आपको इंग्लिश इंडिया कंपनी के साथ महाराजा रणजीत सिंह के संबंधों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसका मूल्यांकन कीजिए। यानी कि 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवाड़ी क्या होता है, महालवाड़ी व्यवस्था क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताना है और इसका मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1861 के कौंसिल अधिनियम का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 1861 के जो कौंसिल अधिनियम था, यहाँ पे दोस्तों आपको 1861 के कौंसिल अधिनियम का क्या करना है, आलोचनात्मक वर्णन करना है, यानी कि इसकी जो कमियां हैं इसकी कमियों को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का पिता क्यों कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का पिता क्यों कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का पिता क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अंग्रेजों की अधीन शिक्षा नीति का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने शिक्षा नीति बनाई थी। यहाँ पर दोस्तों आपको भारत में अंग्रेजों की अधीन जो शिक्षा नीति थी, यानी कि अंग्रेजों ने शिक्षा नीति बनाई थी, अंग्रेजों के बनाए हुए शिक्षा नीति क्या करना है, अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए शिक्षा नीति का आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियां निकालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण क्या थे, यह कहना कहाँ तक सत्य है कि वह विदेशी प्रोत्साहन का परिणाम था। यहाँ पर दोस्तों 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो मुस्लिम सांप्रदायिकता था उसका प्रमुख कारण क्या था और ये कहाँ तक कहना सत्य होगा कि वो विदेशी प्रोत्साहन का परिणाम था। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो भारत है, भारत में जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है, भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण क्या थे, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रमुख कारण बताना है। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ कहाँ तक कहना सत्य होगा कि वो विदेशी प्रोत्साहन का परिणाम था। यानी कि यहाँ बताना है कि जो विदेशी प्रोत्साहन है, क्या विदेशी प्रोत्साहन मिला था
था या फिर कुछ और था, यहाँ पे आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय इतिहास में पलासी एवं बक्सर के युद्धों के महत्व की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास में जो पलासी युद्ध हुआ था और जो बक्सर के युद्ध हुआ था, इन दोनों युद्धों के क्या महत्व है। यहाँ पर दोस्तों 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको पलासी एवं बक्सर के युद्धों के महत्व की विवेचना करना है। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।